चलिए आज शुरू करते हैं। मेथड ऑफ फाइंडिंग, हेडिंग डालिए। मेथड ऑफ फाइंडिंग अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द मेथड ऑफ फाइंडिंग अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द two given vectors perpendicular to the two given vectors whose values are given in terms of I cap, j cap and k cap, whose values are given in terms of I cap, j cap and k cap। यानी हम लोग करना क्या है, हम लोगों को दो वेक्टर दिए जाएंगे, दोनों वेक्टर की वैल्यू आई कैप, जे कैप, के कैप के फॉर्म में होगी और हमसे कहा जाएगा एक ऐसा यूनिट वेक्टर निकालिए जो उन दोनों के परपेंडिकुलर हो। अगर आपको याद हो तो जो फॉर्मूला होता है, वी नो दैट जो फॉर्मूला होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए इंटू बी इंटू साइन थीटा के बाद याद करिए ईटा होता है। ये ईटा ही वो यूनिट वेक्टर है जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर था, अगर आपको डायग्राम पहले से याद हो तो। ठीक है, अगर नहीं भी याद है तो आप याद कर लीजिए अब कि अगर ए क्रॉस बी वाले फॉर्मूले को देखा जाए तो ए बी साइन थीटा के साथ ये जो यूनिट वेक्टर है ये ए और बी दोनों के ही परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, अब मैं आपको एक बात और याद कराना चाहता हूं कि इसको याद करिए। मैंने बताया था कि ए बी साइन थीटा बेसिकली क्या होता है, ए क्रॉस बी का मॉड होता है। समझ गए, ए क्रॉस बी का मॉड होता है। इसका मतलब ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इंटू ईटा। नहीं समझ में आई बात? ठीक है, तो ईटा का फॉर्मूला क्या बन गया, ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। मतलब ये कि आप चाहें तो डायरेक्टली याद कर लें और चाहे तो समझ लें। ठीक है, क्या कि अगर कभी भी दो वेक्टर दिए जाएं और उनके परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर निकालना पड़े तो आप क्या करेंगे, दोनों का पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, ये आपका पहला स्टेप होगा। फिर आप उसका मॉड निकालेंगे, ये आपका दूसरा स्टेप होगा। फिर आप यही फॉर्मूला लगा देंगे और ए क्रॉस बी की वैल्यू जो फर्स्ट स्टेप में निकाली और जो सेकंड स्टेप में ए क्रॉस बी का मॉड निकाला, दोनों की वैल्यू को यहाँ रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई बात? इसको कॉपी करिए फिर हम क्वेश्चन कराते हैं। चलिए अब इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड हम एक क्वेश्चन करेंगे। हमारी शीट में क्वेश्चन नंबर 114 है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है वो मैं पढ़ देता हूँ इस वीडियो के देखने वालों के लिए। क्वेश्चन है फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ द वेक्टर्स ए वेक्टर which is a vector की वैल्यू गिवन है, a vector is equal to 3 I cap minus j cap plus 2 k cap and the other vector b vector is 2 I cap minus 2 j cap plus 4 k cap। ये सवाल है, यानी आपको दो वेक्टर दिए गए हैं, एक ए और एक बी। आपको इन दोनों के परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर निकालना है। ठीक है, तो कैसे किया जाएगा आइए देखते हैं। कंसेप्ट मैंने ये ऊपर अभी भी लिख रखा हुआ है क्या, ताकि आपको याद रहे। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप है, मैं स्टेप बाय स्टेप लिखूंगा। पेपर में आप जब करेंगे तो आप स्टेप नहीं लिखेंगे। ठीक है, मैं आपको लेकिन स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं। पहला स्टेप है ए क्रॉस बी कर लिया जाए। हमने आपको लास्ट क्लास में, लास्ट लेक्चर में बताया था ए क्रॉस बी कैसे किया जाता है। ए क्रॉस बी करने के लिए ए को ऊपर और बी को करस्पॉन्डिंगली नीचे लिख लीजिए। आई, जे और के के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको प्रॉपर्ली लिख लीजिए। फिर ए क्रॉस बी बराबर प्लस आई कैप लिखिए, ब्रैकेट लगाइए। फिर माइनस के साथ जे कैप लिखिए, फिर ब्रैकेट लगाइए। फिर प्लस के बाद के कैप लिखिए, फिर से ब्रैकेट लगा लीजिए। ठीक है, आई जे के। उसके बाद अगर आपको आई वाले ब्रैकेट में फिलिंग करनी है तो आई वाले को ढक लीजिए। टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट मल्टीप्लाई किया, -4 आ जाएगा। इस केस में साइन का कोई चेंज नहीं किया जाता है। लेकिन जब आप बॉटम टू टॉप, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, मतलब आपने इसको छुपा रखा है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कोई साइन का चेंज नहीं होगा।
लेकिन जब आप इसमें से इसको करेंगे हर बार, ठीक है, तो 2 2 4 -4 आना चाहिए, लेकिन इसका साइन चेंज हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। आई बात समझ में? इन द सेम वे अगर आप j को ढक लीजिए, j को फिल करने के लिए j को ढक लीजिए, तो 3 into 4 टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट कोई चेंज नहीं होगा, साइन में 12 आ गया। और जब आप ऐसे करेंगे टॉप टू बॉटम टू टॉप लेफ्ट टू राइट जब करेंगे तो आपका 2 2 4 आना चाहिए, प्लस का 4 लिखेंगे माइनस का 4। यानी पहले वाले में आपको साइन का चेंज नहीं करना है, दूसरे वाले में करना है। ठीक है, अब k को फिल करने के लिए k को ढक लीजिए, 3 दूनी 6 माइनस का 6 आया विदाउट एनी साइन चेंज, और ये हो गया 2 into -1 यानी कुल मिला के -2 होना चाहिए, लेकिन लिखा क्या जाएगा, प्लस कर। तो ये आपका पहला स्टेप पूरा हो गया है। a क्रॉस b बराबर 0 i कैप आ गया है, माइनस का 8 j कैप हो जाएगा और माइनस का 4 k कैप हो जाएगा। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, आपका पहला स्टेप पूरा हो गया। स्टेप 2 क्या करना होता है, ठीक है, मॉड ले लीजिए फर्स्ट इक्वेशन का, टेकिंग मॉड बोथ साइड, टेकिंग मॉड बोथ साइड ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन का मॉड ले लेते हैं, तो मॉड ऑफ a क्रॉस b इज इक्वल टू, इसका मॉड ऑफ a क्रॉस b लेफ्ट साइड का लिख लिया, राइट साइड का मॉड का मतलब क्या होता है, अगर याद हो आपको, सारे कोफिशिएंट्स को स्क्वायर करके ऐड करके छाता पहनाया जाता है। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे तो मॉड की वैल्यू आएगी। इसके बाद जब ये सॉल्व करेंगे तो आपका ये आ जाएगा √80 विच इज 4√5। तो मॉड ऑफ a क्रॉस b का वैल्यू आपका आ गया 4√5। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। और तीसरा और आखिरी स्टेप जब आप सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप लिखेंगे बिकॉज यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू a क्रॉस b अपॉन मॉड ऑफ a क्रॉस b। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड अगर हम लिखें तो ईटा कैप की वैल्यू जो आ जाएगी वो 0 i कैप माइनस 8 j कैप माइनस 4 k कैप हुई, और मॉडुलस की वैल्यू 4√5। ये आपका आंसर हो गया। तो ये यूनिट वेक्टर आपका कैलकुलेटर के आ गया। अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा है कि ये इतना खतरनाक यूनिट वेक्टर कैसे आ सकता है, तो आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिएगा। मैग्नीट्यूड मतलब 0/4√5 i कैप माइनस 8/4√5 j कैप और माइनस 4/4√5 k कैप हो जाएगा। सारे कोफिशिएंट को स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे और छाता पहना के सॉल्व करेंगे। आप देखिएगा बनाएगा। इससे सिद्ध होता है कि इसका मैग्नीट्यूड मतलब ये क्या है, ये जो कंप्लीट एक्सप्रेशन है ये यूनिट वेक्टर है। बाय द वे, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जब पढ़ाया था, जब पहली बार आपको यूनिट वेक्टर निकालना सिखाया था, तब भी मैंने बात बताया था कि आई कैप, जे कैप, के कैप खुद भी यूनिट वेक्टर्स होते हैं और उनका किसी प्रकार का एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट भी एक यूनिट वेक्टर को शो कर सकता है। ठीक है, चलिए अब इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए मेरी शीट का क्वेश्चन नंबर 115 करेंगे। जो लोग ये वीडियो देख के बना रहे हैं अपने नोट्स, उनके लिए क्वेश्चन में पढ़ता हूँ। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 12। ठीक है, एंड विच इज परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर्स। दो वेक्टर्स दिए गए हैं। ठीक है, एक वेक्टर दिया गया है a वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप और फिर माइनस का 2k कैप, और दूसरा वेक्टर जो हमको दिया गया है वो है 6i कैप प्लस 5j कैप माइनस 2k कैप। ठीक है, तो क्वेश्चन था फाइंड अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 12 एंड विच इज परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द गिवन वेक्टर्स, a वेक्टर इक्वल टू दिस एंड b वेक्टर इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो जरूरी है वो ये है कि हम मान लेते हैं लेट द रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर बी, सॉरी यूनिट वेक्टर नहीं फाइंड करना है, वेक्टर फाइंड करना है। लेट द रिक्वायर्ड वेक्टर बी
वेक्टर बी एक्स वेक्टर। ठीक है, तो अगर हमको x वेक्टर निकालना है तो जो वेक्टर निकालना है उसका मैग्नीट्यूड 12 दिया गया है। ठीक है, यानी मैग्नीट्यूड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x वेक्टर, जो वेक्टर हमें निकालना है उसका मैग्नीट्यूड हमको गिवन है 12, a का वैल्यू ये और b का वैल्यू ये क्वेश्चन है। तो चलिए अब ध्यान से समझते हैं कि हमें बोला गया है कि एक ऐसा वेक्टर निकालो जो a और b दोनों के परपेंडिकुलर। मैं डायग्राम बना के समझाता हूं, आपको बेटर समझ में आएगा। तो कंसीडर द सिचुएशन, ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, 3D में समझिए। ठीक है, इसमें ये b वेक्टर है और ये a वेक्टर है और थीटा इन दोनों के बीच का एंगल होता है। मैंने आपको पढ़ाया था यूनिट वेक्टर जो होता है वो a और b दोनों के परपेंडिकुलर होता है। ईटा का थोड़ी देर पहले भी हमने यही बात बताई थी आपको, राइट? ओके, तो हमसे क्या पूछा गया है? हमसे भी एक ऐसा वेक्टर पूछा गया है जो a और b दोनों के परपेंडिकुलर, यानी कि अगर हम ये वेक्टर माने x वेक्टर, तो x वेक्टर भी क्या हो जाएगा? a और b दोनों के परपेंडिकुलर है। भाई एक ही प्लेन पर a और b पड़े हुए हैं और प्लेन पे खड़ा है x वेक्टर। ठीक है, a और b प्लेन पे पड़े हैं और प्लेन पे खड़ा है x वेक्टर, यानी x वेक्टर a के साथ और b के साथ दोनों के साथ परपेंडिकुलर है, राइट? तो अगर आप ठीक से यहां समझ पा रहे हैं तो आप समझिए कि ये x वेक्टर का डायरेक्शन वही है जो यूनिट वेक्टर है और मैग्नीट्यूड दिया गया है। तो हम जानते हैं, बहुत ध्यान से देखिए, हम जानते हैं कि कोई भी वेक्टर जब लिखा जाता है तो किस फॉर्मेट में लिखा जाता है? मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन के फॉर्मेट में लिखा जाता है। यानी कि अगर आपको x वेक्टर चाहिए तो आपको x वेक्टर का मैग्नीट्यूड और x वेक्टर की डायरेक्शन लिखनी पड़ेगी। x वेक्टर का मैग्नीट्यूड 12 दिया गया है और x वेक्टर की डायरेक्शन जो x कैप है वो ये होगी, जो ये डायरेक्शन है वही डायरेक्शन ये है, यानी x कैप की जगह हम लोग क्या लिख लें? ईटा कैप। यानी अल्टीमेटली सवाल अब सिर्फ इतना रह गया है कि आप बस ईटा वेक्टर, ईटा कैप निकाल लो, जो कि आपको प्रीवियस क्वेश्चन में अभी मैंने निकालना बताया। आई बात समझ में? ठीक है, मतलब ये था कि इस क्वेश्चन में एक ऐसा वेक्टर निकालना था जिसका मैग्नीट्यूड 12 था और a और b दोनों के परपेंडिकुलर था। तो a और b के परपेंडिकुलर जब हमने x वेक्टर को बनाया तो देखा कि x वेक्टर की जो डायरेक्शन है यानी कि x कैप वो वही है जो ईटा कैप की डायरेक्शन है। यानी यहाँ पे जो दिखाई पड़ रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि x कैप इज इक्वल टू ईटा कैप। तो अगर मुझे x वेक्टर लिखना है तो x वेक्टर लिखने के लिए मुझे मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन करना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड x वेक्टर का मॉड डायरेक्शन x कैप हो गई, x वेक्टर के मॉड की वैल्यू 12 और डायरेक्शन x कैप की जगह ईटा कैप। यानी अब सिर्फ काम इतना रह गया है कि हमें ईटा कैप निकालना है। तो ईटा कैप कैसे निकाला जाता है आपको पता है, ठीक है? चलिए ईटा कैप निकालते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या होता है? बिकॉज a क्रॉस b, अब जल्दी से कर देते हैं। a क्रॉस b करना है, a और b ऊपर नीचे लिखे हैं पहले से ही, प्लस i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप हो गया। i के करस्पॉन्डिंग करना है, 3 दूनी 6 माइनस का 6 हो गया और ये 5 दूनी 10 प्लस का 10 हो गया। j के लिए अगर करते हैं तो 2 दूनी 4 माइनस का 4 हो गया और 6 दूनी 12 प्लस का 12 हो गया। k के लिए करेंगे तो 5 दूनी 10 ये हो गया और 6 त्रिक 18 माइनस 18 ये हो गया। जैसे मैं कर रहा हूं आपको वैसे करना है तेजी से, ठीक है? तो आपका a क्रॉस b जो आ गया है वो आ गया प्लस का 4i कैप माइनस का 8j कैप माइनस का 8k कैप। फिर क्या करना होता है? मॉड निकालना होता है, ठीक है? a क्रॉस b का मॉड निकालने के लिए आपको सारे कोफिशिएंट 4 माइनस 8
और -8 सबका स्क्वायर करना है, ऐड करना है और छाता पहना देना है। तो जो मॉड आया a क्रॉस b का वो आ जाएगा 12। ये जब सॉल्व करेंगे तो 144 आ जाएगा, ये 12 आ गया। ठीक है, तो इसको इक्वेशन अल्फा कह देते हैं, इसको इक्वेशन बीटा कह देते हैं। ठीक है, तो क्योंकि ईटा इज इक्वल टू होता है a क्रॉस b अपॉन मॉड ऑफ a क्रॉस b इसलिए फ्रॉम अल्फा एंड बीटा, अल्फा और बीटा से वैल्यू प्लेस करते हैं, ईटा बराबर हो गया 4i कैप माइनस 8j कैप माइनस 8k कैप अपॉन 12। ये ईटा कैप की वैल्यू फर्स्ट में रख देंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन जो में चाहिए x वेक्टर इज इक्वल टू 12 टाइम्स और ये 4i कैप माइनस 8j कैप माइनस 8k कैप अपॉन 12। 12 से 12 कैंसिल हो गया, x वेक्टर इज इक्वल टू 4i कैप माइनस 8j कैप माइनस 8k कैप। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। मेथड ऑफ फाइंडिंग, हेरी डालिए, मेथड ऑफ फाइंडिंग एरिया if two adjacent sides are given, if two adjacent sides are given in terms of vectors. Method of finding area if two adjacent sides are given in terms of vectors. ठीक है, यानी अब हम लोग सीखेंगे कि आपको जैसे ट्रायंगल है, पैरेललोग्राम है, ठीक है, तो इनका एरिया आप निकाल पाएंगे विद द हेल्प ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। अगर आपको बता दिया जाए कि दो वेक्टर हैं और दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दो वेक्टर किसी ज्योमेट्री की दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप निकाल पाएंगे उस ज्योमेट्री का एरिया। ठीक है, तो इसके लिए आपको हम पहले क्वेश्चन बताते हैं। तो आपको ये जो क्वेश्चन का आंसर है वो आंसर बेसिकली एक फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो करना ही करना है और इसका जो रिजल्ट आएगा उसको भी याद करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, बात समझ रहे हैं हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं आपको ट्रायंगल या पैरेललोग्राम स्पेसिफाई करे दे रहे हैं। आपके सिलेबस में जितना है आपको ट्रायंगल या पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स वेक्टर के फॉर्म में दी होंगी। ठीक है, दो अगल बगल की साइड वेक्टर के फॉर्म में दी होगी। आपको उस ज्योमेट्री का एरिया निकालना होगा, यानी ईदर ट्रायंगल और पैरेललोग्राम। ठीक है, तो सवाल हमारे पास है मेरी शीट का क्वेश्चन नंबर 140। ये एनसीईआरटी से बिलोंग करता है। 7.4 7वां चैप्टर चौथा सवाल, यानी कि कुछ पोर्शन वेक्टर का जो है वो 7वें चैप्टर तक चला गया था, तो मैं 7वें चैप्टर से सवाल उठा रहा हूँ। क्वेश्चन जो लोग लिखना चाहते हैं उनके लिए मैं पढ़ देता हूँ। लिखा है शो दैट प्रूव करिए, शो दैट एरिया ऑफ द ट्रायंगल कंटेन्ड बिटवीन द वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर is 1/2 of the magnitude of a vector cross b vector। अर्थात उन्होंने कहा कि आपको प्रूव करना है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं a वेक्टर और b वेक्टर, तो इन दो वेक्टर से कंटेन होने वाला है जो ट्रायंगल बनेगा, ठीक है, वो जो ट्रायंगल बनेगा वो होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। मैं इसी की बात कर रहा था। ये आपको जो प्रूफ करना है ये आपको याद भी करना है, ये फॉर्मूला है। यानी अगर आपको ट्रायंगल की दो एडजेसेंट फॉर्म मतलब साइड्स वेक्टर के फॉर्म में दी हैं तो उस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो हाफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी होगा। ये आपको याद करना है। चलिए मैं इसको प्रूव कर देता हूं। ठीक है,
तो हम लोग डायग्राम दोबारा से बनाएंगे। कंसीडर द सिचुएशन, मान लो बेटा कि ये हमारे पास ए वेक्टर है और ये हमारे पास बी वेक्टर है और थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू। अगर हम इसको एक ट्रायंगल का फॉर्म दे रहे हैं तो ये इसके लिए हाइपोटेनियस और ये इसके लिए परपेंडिकुलर का काम करेगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल सभी को पता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो होता है हाफ बेस इनटू हाइट होता है। अगर आप यहां पर इसको फिलहाल आप एक्स एक्सिस मान लीजिए और इसको आप अगर वाई एक्सिस मान लीजिए, ठीक है, तो आप इस बी वेक्टर के दो कंपोनेंट कर सकते हैं। एक कंपोनेंट जो ऐसे गिरेगा वो हो जाएगा बी कॉस थीटा, बोलिए बी वेक्टर का कंपोनेंट, और एक कंपोनेंट जो इसके ऊपर इतना बड़ा यहां से यहां तक गिरेगा वो हो जाएगा बी साइन थीटा, ठीक है, ओके, इस वेक्टर के। तो अगर आप देखिए तो ये साइड अगर इतनी बड़ी बी साइन थीटा है तो मेरे हिसाब से ये परपेंडिकुलर के बराबर हुआ है कि नहीं। मतलब बी वेक्टर का जो कंपोनेंट निकाला है वो कंपोनेंट की जो लंबाई है वो बेसिकली ट्रायंगल की हाइट के बराबर है। यानी ट्रायंगल का हाइट यहां पे क्या दिखने लगा हमको, बी साइन थीटा, है ना, बी साइन थीटा, ठीक है। और ये ए वेक्टर है, ए वेक्टर की लंबाई अगर मैं लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, ए, भाई ये पूरा यहां से यहां तक ए वेक्टर है तो ए वेक्टर की लंबाई को ए लिखा जाएगा। तो ये बेस का काम कर रहा है, ये क्या है, दिस इज बेस एंड दिस इज व्हाट, परपेंडिकुलर या हाइट, है ना, बोलिए, ओके। HIGHT होता है ना, क्या होता है, हाँ HI होता है, कोई बात नहीं, ठीक। तो ये हो गया बेस और ये हो गया हाइट, वैल्यू रख देते हैं। तो क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल ये है इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ बेस हो गया ए और हाइट हो गया बी साइन थीटा, ठीक है। अभी अभी आपको थोड़ी देर पहले ही हमने एक क्वेश्चन में भी कराया है कि ए बी साइन थीटा को हम क्या लिखते हैं, ए क्रॉस बी का मॉड लिखते हैं, ठीक है। प्रूव हो गया हमारा वे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो चलिए अब इसी कंसेप्ट को अगर हम एक्सटेंड कर दें तो क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में बन जाएगा। कैसे, आप इसको थोड़ा सा एनालिसिस करिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी, हाफ नहीं करना पड़ेगा। देखिए जैसे कि अब ट्रायंगल का एरिया तो हाफ में हो गया, अब अगर आपको इसे पैरेललोग्राम बनाना है तो आप कितना ही बड़ा एक ट्रायंगल और ऐड हो जाएगा। अगर इसको हम पैरेललोग्राम बनाते हैं तो देखिए, ठीक है, यानी दो ट्रायंगल हो गए, यानी क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल इतना होता है ना, बिकॉज एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू दिस, इसलिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डबल हो जाएगा, यानी 2 टाइम्स ऑफ 1/2 मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया। इसलिए अगर दो एडजेसेंट साइड्स अगर आपको वेक्टर के फॉर्म में दिए हैं तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करके सिर्फ मॉड कर दीजिए तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे आप स्पेशल केस आगे लिख के, स्पेशल केस कॉलन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ऐसे लिख के आप इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए अब इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोग क्वेश्चन नंबर 116 करते हैं। 116 मेरी शीट में है। 116 नंबर सवाल जो लोग ये वीडियो देख के कर रहे हैं उनके लिए, फाइंड आउट द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम whose adjacent sides are I cap plus 2j cap plus 3k cap and minus 3i cap
-2j कैप एंड प्लस k कैप। ठीक है, तो आपको फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर दीज टू वेक्टर्स। ठीक है, तो हम इस वाले वेक्टर को a वेक्टर के बराबर लिख दे रहे हैं, i के साथ कोफिशिएंट 1 लिख दे रहे हैं, और इस वाले वेक्टर को b वेक्टर लिख दे रहे हैं और सारे इसके साथ कोफिशिएंट 1 लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो हमें एरिया निकालना है, तो हम जान गए हैं कि दोनों का बस क्रॉस प्रोडक्ट करके मॉड निकाल देना है, एरिया स्क्वायर यूनिट्स में आ जाएगा। ठीक है, तो नाउ हम लोग a क्रॉस b करते हैं, a क्रॉस b इज इक्वल टू प्लस आई कैप माइनस जे कैप और प्लस k कैप होगा। ठीक है, i के लिए लिखने के लिए i को छुपाना होगा, तो 2 1 कम 2 हो गया और ये प्लस का 6 हो जाएगा, 3 नीचे माइनस का 6 आना चाहिए लेकिन प्लस का आएगा। j को लिखने के लिए इसको इससे करेंगे तो ये 1 हो गया और ये प्लस का 9 हो गया। k वाले के लिए 1 इंटू -2 इज -2, -3 इंटू 2 ये क्या हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। इस प्रकार से a क्रॉस b का वैल्यू आ गया 8i कैप माइनस 10j कैप प्लस 4k कैप आ जाएगा। अब मॉड निकाल लेंगे क्योंकि मॉड ही एरिया के बराबर हो जाएगा, तो टेकिंग मॉड बोथ साइड, टेकिंग मॉड बोथ साइड, दोनों तरफ का मॉड ले लेंगे, ये हो जाएगा मॉड ऑफ a क्रॉस b, इधर का मॉड ले लेंगे तो 8 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे, छाता पहना देंगे। तो a क्रॉस b का जो मॉड आ जाएगा, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 6√5 के बराबर आएगा, क्योंकि मॉड ऑफ a क्रॉस b ही एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है। ठीक है, क्योंकि मॉड ऑफ a क्रॉस b इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमारा सॉल्व होके आ गया 6√5 स्क्वायर यूनिट्स। ये आपका आंसर हो गया। चलो भाई, अभी आखिरी सवाल है वेक्टर का। आज से वेक्टर खत्म होता है, मैंने अपनी पूरी ताकत लगा के आपको वेक्टर पढ़ाया और ये वेक्टर का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब मैंने इंतजार नहीं किया है कि हम जब वर्क एनर्जी पावर पढ़ेंगे तब हम डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे, जब हम टॉर्क वगैरह पढ़ेंगे तब हम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे, क्योंकि वेक्टर को बहुत लोग अलग अलग जगह पे थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाते हैं। ठीक है, मैंने पूरा एक साथ पढ़ा दिया है ताकि आगे कोई दिक्कत ना आवे। ठीक है, तो आखिरी सवाल जो हम लोग करने जा रहे हैं वो बेसिकली एरिया से ही जनरेट हुआ है। एरिया में हाइट का मल्टीप्लाई कर दो तो वॉल्यूम आ जाता है ज्योमेट्री का। तो यहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक सवाल हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 141 मेरी शीट में है, ये एनसीईआरटी से आता है और ये 7वें चैप्टर में अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज का 5वां सवाल है। जो लोग वीडियो देख के काम कर रहे हैं उनके लिए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। लिखा है शो दैट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ऐसे लिखा हुआ है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर is equal in magnitude to the volume of a parallelopipe formed on the three vectors a vector, b vector and c vector। ठीक है, यानी आपको प्रूव करने के लिए कहा गया कि ये बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललोपाइप्ड। तो आपको प्रूव ये करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, बाय द वे इस क्वेश्चन में एनसीईआरटी में जब लिखा गया तो एक चीज मिस कर दी गई है, वो मैं बता देता हूं। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन में बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और सी वेक्टर को एज बेस साइड्स लेना है। ठीक है, ये क्वेश्चन में जिक्र नहीं किया गया है, करना चाहिए था क्योंकि बच्चे को थोड़ा पता है कैसा क्या हो रहा है, पहली बार कोई स्टूडेंट कर रहा है इस सवाल को। ठीक है, तो मैं समझा देता हूं। सबसे पहले यहाँ पे मुद्दा खड़ा हो जाता है पैरेललोपाइप क्या है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यहाँ पे यही है। तो कंसीडर द सिचुएशन पैरेललोपाइप, जिस प्रकार से आप स्क्वायर को, मतलब अगर देखा जाए क्यूब को हल्का सा टेढ़ा कर दें या क्यूबॉइड को हल्का सा टेढ़ा कर दें तो वो पैरेललोपाइप की शेप में आ जाता है। कैसे, मैं समझाता हूं।
मतलब ये एक पैरेललोग्राम मान लीजिए है इस तरीके से, मतलब पैरेललोग्राम का 3 डायमेंशनल स्टाइल पैरेललोपाई, ठीक है। मतलब इस तरीके से ऐसे कर लेते हैं इसको, इस तरीके से। दिस इज पैरेललोपाई। आई बात समझ में? अब इस क्वेश्चन में जैसा कि मैं कह रहा था कि कुछ बातें बताई नहीं गई हैं, तो मैं बता दे रहा हूं। इसको ओरिजिन मानिए, और ये जो साइड है और ये जो साइड है, दिस शुड बी बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, ये बताना चाहिए था, ठीक है। और तीसरी जो एडजेसेंट साइड, देखिए इस कॉर्नर को देखो तो एक साइड ये, एक साइड है, तीसरी साइड ये बची, यानी ये वाली है हमारी ए वेक्टर। बात समझ में आ गई? तो अगर आप ठीक से देखें तो ये जो नीचे वाला हिस्सा है, ठीक है, इसको हम और अच्छे से अगर ड्रॉ करें, रुक जाइए, और अच्छे से ड्रॉ करते हैं इस प्रकार से। हाँ जी, अगर और अच्छे से ड्रॉ किया तो ये बन के आया हमारे सामने। आप गौर से देखिए, ये जो बेस है ये पैरेललोग्राम है, राइट, और पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स बी क्रॉस सी है, यानी अगर मैं यहां पे एरिया की बात कर दूं इस बेस की, एरिया ऑफ बेस, तो अनडाउटेडली ये मॉड ऑफ बी क्रॉस सी हो जाएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम की अगर दो अगल बगल की साइड्स पता होती हैं तो पैरेललोग्राम का एरिया अगल बगल की साइड्स के क्रॉस प्रोडक्ट का मॉड के बराबर होता है, अभी हमने पढ़ा। अब बात करते हैं आगे की। अब बस मुझे हाइट मिल जाए इसकी तो वॉल्यूम आ जाएगा, क्योंकि किसी भी चीज का वॉल्यूम हो, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, किसी चीज का भी वॉल्यूम हो, क्या होता है? वो होता है बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट। बात समझ में आई? ठीक, तो बेस एरिया तो चलो हमको मिल गया, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड इक्वल टू बेस एरिया हो गया मॉड ऑफ बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। अब दिक्कत है बस हाइट की। तो अभी आपको थोड़ी देर पहले हमने हाइट निकालना सिखाया था ट्रायंगल वाले केस में, अगर आपको याद हो तो। चलिए मान लेते हैं कि ये हमारी कोई एक्सिस है, वाई एक्सिस, और ये हमारी एक्स एक्सिस है, ठीक है। और मान लेते हैं कि थीटा ए का वाई एक्सिस के साथ एंगल है, थीटा ए वेक्टर का वाई के साथ एंगल है, तो हम लोग कंपोनेंट कर सकते हैं। ए वेक्टर का कंपोनेंट अगर आप इधर गिराएंगे तो कितना बड़ा कंपोनेंट आएगा बताइए? ए कॉस थीटा, क्योंकि थीटा इस साइड है, ठीक है। दूसरा कंपोनेंट भी गिराने को हम गिरा सकते हैं, शीशा इधर हो जाएगा थोड़ा सा, चलो इमेजिन कर लीजिए ऐसे ऐसे आया, यहां तक आएगा, तो इसका कंपोनेंट कितना आया? ए साइन थीटा। बाय द वे इसकी जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि हमें क्या चाहिए? हाइट, और ये किसका काम कर रहा है? हाइट का ही काम कर रहा है, राइट, फाइन। तो ये हाइट का काम करेगा, तो चलो मैं लिख ही देता हूं, ये हाइट का काम कर रहा है। ये बेस एरिया हो गया, एरिया ऑफ बेस, और ये हो गया हाइट, ठीक है। यानी इसको हम क्रॉस वॉस ना लगाएं, ज्यादा बेटर रहता है। ये हो गया ए कॉस थीटा, ठीक है। अब थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी, अपने आप पे भरोसा रखना पड़ेगा, जो आपने पहले पढ़ रखा है। एरिया ऑफ पैरेललोपाइड इक्वल टू, ये आपका हो गया बी क्रॉस सी का मॉड, इस ए को लिख सकते हैं ए का मॉड इंटू कॉस थीटा। आपको याद है, आपको ऐसे हमने पढ़ाया था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड इंटू कॉस थीटा। याद आया कुछ? यानी अगर ये मॉड है, ये मॉड है और कॉस थीटा लगा है, तो इसका मतलब इसका डॉट प्रोडक्ट करना है, वही तो करना है, वही तो करना है। बी क्रॉस सी है और एक तरफ ए है, एक ब्रैकेट में यहां ए, एक में यहां बी था। इस बार फर्क क्या पड़ रहा है? ए की जगह पे बी क्रॉस सी है और बी की जगह पे ए लिखा हुआ है, तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, क्या बताओ?
बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर ए डॉट ए। नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं? अगला स्टेप सुन लो, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव फॉलो होती है, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। तो जैसा उन्होंने पूछा है, जो प्रूफ कराने के लिए कहा है, क्या नहीं कर सकते बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? बोलो, हुआ? तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपॉइड इक्वल टू ए, और बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपॉइड इज इक्वल टू, समझ गए? हेंस प्रूव्ड। अपने मन से कोई बच्चा इसको शायद ही पहली बार में लगा पाए। तो आज से भैया सहर्ष आपका वेक्टर कंप्लीट होता है, ठीक है?